अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहसिन हनीफ। लास्ट टाइम हमने सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में देखा था कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, उसकी हमने प्रॉब्लम्स सॉल्व की थी। आज हम नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा है चैप्टर नंबर 4 जॉइंट स्टॉक कंपनी। उसकी पहले हम डेफिनेशंस देखेंगे क्योंकि डेफिनेशंस भी आपके पेपर का पार्ट है, वो भी आपके पेपर में आएंगी, लिहाजा हमने डेफिनेशन को भी साथ लेकर चलना है। तो डेफिनेशंस के बगैर आपका वो पेपर जो चैप्टर है उसका कॉन्सेप्ट भी नहीं क्लियर होता, तो लिहाजा इसलिए आप पहले डेफिनेशंस को हम देखते हैं कि डेफिनेशंस क्या है उसकी, और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में देखते हैं कि क्या होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो इसमें पहली डेफिनेशन जो आपकी है वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी। डिफाइन जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, जिसको हम आम वर्डिंग में कहते हैं मुश्तरका सरमाए की कंपनी। ठीक है, लास्ट टाइम आपने शायद ई कॉमर्स में भी पढ़ लिया होगा कि पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है। मुश्तरका सरमाए की कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसका आप कहते हैं कि जो पार्टनर्स होते हैं, उसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो अपना कैपिटल जो उनका कॉमन कैपिटल होता है वो इन्वेस्ट करते हैं या कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके मुताबिक उनकी लायबिलिटी जो क्रिएट हो जाती है, और वो जो कंपनी होती है वो इटसेल्फ खुद भी एक आर्टिफिशियल पर्सन की हैसियत रखती है। ठीक है, और उस कंपनी के जो वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो कंपनी अपने डॉक्यूमेंट्स जो मेन जो 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके मुताबिक कंपनी जो वो रन करती है। तो देखते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी डिफाइंड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह से, मीन्स जिसको हम मसनूई आदमी कहते हैं। रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, जो कि लॉ जो उसको रिकॉग्नाइज करता है विद अ डिस्टिंक्टिव नेम, एक उसका नाम अलहदा से होता है। मीन्स अलहदा से नाम से क्या होता है, उसके जो ऑनर्स होते हैं, इसके जो प्रोप्राइटर्स होते हैं या उसके जो प्रोमोटर्स होते हैं उनसे अलग नाम होता है। अ कॉमन सील, एक उसकी कॉमन जो सील जिसको मुश्तरका मोहर या स्टैंप कहते हैं वो होती है। अ कॉमन कैपिटल, एक कॉमन कैपिटल होता है, आम कहते हैं कि कैपिटल होता है। कंप्राइजिंग ट्रांसफरेबल शेयर, जो कि किस चीज़ के ऊपर मुश्तमिल होता है, ट्रांसफरेबल शेयर्स, ऐसे शेयर जो कि ट्रांसफ़र किए जा सकें या जिसके राइट्स जो वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कैरिंग लिमिटेड लाइबिलिटी, और इसकी जो लाइबिलिटी होती है लिमिटेड होती है। एंड हैविंग अ परपेचुअल एग्जिस्टेंस, और जो उसकी एग्जिस्टेंस होती है यानी जो उसका वजूद होता है वो ताहयात होता है, परपेचुअल होता है, उसको हम जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। इसी तरह नंबर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द कंपनी। कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि जिससे कंपनी की कोई अलहदा कानूनी हैसियत होती है। ठीक है, कि अलहदा कानूनी हैसियत से मुराद ये है कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, कंपनी के प्रमोटर से कंपनी की जो हैसियत है या जो उसकी एंटिटी है वो अलहदा होती है। मीन्स देखते हैं कि क्या है कि इट मीन्स अ कंपनी इज़ डिस्टिंक्टिव फ्रॉम द पर्सन फॉर्मिंग इट। कंपनी क्या होती है, डिस्टिंक्टिव होती है यानी अलहदा होती है किससे, उन शख्स से, उन लोगों से जो इसको फॉर्म करते हैं, जो इसको तश्कील देते हैं उनसे। इट इंजॉयज़ मैनी ऑफ द राइट्स एज ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन, और ये एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह पर्सन होने की हैसियत से या उसके नाते एक अपने जो राइट्स हैं वो इंजॉय करती है। जैसे इट कैन स्यू और बी स्यूड इन इट्स नेम, ये मुकदमा कर भी सकती है और इसके नाम से मुकदमा किया भी जा सकता है। इट कैन ऑन एंड ट्रांसफ़र द टाइटल ऑफ द कंपनी, ये किसी भी कंपनी का जो टाइटल है या उस कंपनी का उन्वान है या उस कंपनी का जो नाम है वो ऑन भी कर सकती है, यानी हासिल भी कर सकती है, ख़रीद भी सकती है और उसको ट्रांसफ़र भी कर सकती है। इसको ये राइट्स होते हैं, इस वजह से इसको हम सेपरेट लीगल एंटिटी कहते हैं। नंबर नेक्स्ट है परपेचुअल एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का जो वजूद है वो ताहयात है। वो कैसे, इससे क्या मुराद होता है देखते हैं। इट मीन्स अ जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज़ अ कंटिन्यूस लाइफ। इसका मतलब ये होता है कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उसकी जो लाइफ होती है वो कंटिन्यूस होती है, यानी कंटिन्यूस से मुराद वो जारी रहती है। द शेयर होल्डर्स कैन कम और गो, जो शेयर होल्डर्स हैं वो आते भी हैं और जाते भी हैं। बट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी कैन नॉट अफेक्टेड, लेकिन जो कंपनी का एग्जिस्टेंस है, कंपनी का जो वजूद है वो इफेक्ट नहीं होता। इट कैन बी वाइंडेड अप थ्रू कंप्लायंस, कहता है कि ये इसको वाइंड अप किया जा सकता है, यानी इसको ख़त्म किया जा सकता है। इसको कैसे किया जा सकता है, थ्रू कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनी ऑर्डिनेंस 1984। जो कंपनी की प्रोविजंस हैं, कंपनी के जो शिक्स हैं 1984 ऑर्डिनेंस के मुताबिक उसके ऊपर अमल दरामद करके या उसके ऊपर अमल करके। ठीक है, तो वो आपकी परपेचुअल एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी थे। नंबर नेक्स्ट आ जाता है कॉमन सील ऑफ द कंपनी, जिसको हम मुश्तरका मोहर या मुश्तरका स्टैंप भी कहते हैं। अब ये क्यों बनाई जाती है, क्यों, क्योंकि कंपनी को हम एक आर्टिफिशियल पर्सन की एंटिटी देते हैं, तो जो आर्टिफिशियल पर्सन है वो इटसेल्फ खुद कोई काम नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, एक स्टैंप तैयार कर लेते हैं, जिसकी स्टैंप लगती है तो वो हम उस ये कंसिडर करते हैं कि ये कंपनी के सिग्नेचर हो गया।
जैसे देखिए कंपनी इट सील एज इज़ यूज्ड अ सब्स्टिट्यूट ऑफ सिग्नेचर, कहता है ये सिग्नेचर का सब्स्टिट्यूट होता है, यानी जो उसके दस्तखत होते हैं उसका मुतबादिल होता है। बिकॉज कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, क्यों? क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। एंड कैन नॉट साइन इट सेल्फ, और वो अपने साइन जो खुद नहीं कर सकती। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, इसको कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर भी कहते हैं। नंबर नेक्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब जो कंपनी होती है उसकी कैटेगरीज हैं, कोई लिमिटेड बाय शेयर्स है, कोई लिमिटेड बाय गारंटी है, कोई अनलिमिटेड कंपनी है। तो अब लिमिटेड बाय शेयर्स क्या है? इन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कहता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स से मुराद ये है द कैपिटल इज डिवाइडेड, जो कंपनी का जो कैपिटल है उसको डिवाइड कर दिया जाए इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स में, यानी शेयर्स में डिवाइड कर दिया जाए। शेयर्स कैन बी फ्रीली ट्रांसफर एंड सोल्ड, और वो जो शेयर्स होते हैं उनको आसानी से या ज़्यादा ना तौर पर आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। The liability of the member is limited to the amount if any unpaid on shares held by them, और जो उसके मेंबर की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन की होती है उसके मुताबिक। नंबर नेक्स्ट है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब जो आपकी कंपनी बेसिकली है वो दो हैं, कंपनी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में ये डिफरेंस क्या है? प्राइवेट कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या होती है? पहले हम प्राइवेट कंपनी की तरफ देखते हैं कि वो क्या है। अकॉर्डिंग टू द कहते हैं कंपनी ऑर्डिनेंस 1984, उसके मुताबिक प्राइवेट कंपनी को क्या डिफाइन किया जाता है? एट लीस्ट बाय 2 पर्सन्स एंड इट्स टोटल मेंबर कैन नॉट एक्सीड 50। सबसे मेन पॉइंट जो ये है कि प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 50 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। और नंबर सेकंड में द कंपनी बाय इट्स आर्टिकल रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। कंपनी जो प्राइवेट कंपनी अपने जो आर्टिकल्स बनाती हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसको हम कहते हैं, वो बनाती हैं, तो फिर उन्होंने उसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है, एक पाबंदी लगाई होती है कि आप इस कंपनी के जो शेयर्स हैं, जो शेयर होल्डर होंगे वो उस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफ़र और सेल नहीं कर सकते। It prohibits any invitation to the public to invest their money in shares or debentures of the company, और ये मना भी करती है कि वो कोई हम पब्लिक को इन्विटेशन नहीं देंगे कि वो हमारे शेयर्स आकर ख़रीदें या हम उसको ट्रांसफ़र करें। अब पब्लिक कंपनी की होती है, इसका डिफरेंस देखते हैं। कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक अब देखें इसका डिफरेंस क्या होगा। प्राइवेट कंपनी में कम से कम मेंबर्स कितने होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा, प्राइवेट कंपनी में कम से कम मेंबर जो वो 2 होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 50 होते हैं। लेकिन जो प्राइवेट पब्लिक कंपनी होती है उसमें कम से कम मेंबर्स जो उसको फॉर्म करते हैं वो 7 होते हैं, और मैक्सिमम मेंबर के ऊपर किसी तरह की कोई लिमिट नहीं होती, ये लिमिटेड भी हो सकते हैं। और इसका नंबर सेकंड पॉइंट है, अब प्राइवेट कंपनी क्या करती थी? वो प्रोहिबिट करती थी कि आप अपने शेयर्स जो वो इनवाइट नहीं कर सकते पब्लिक को कि हमारे शेयर्स खरीद सकें। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है वो इनवाइट करती है थ्रू एडवर्टीजमेंट। इट कैन इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम इन्वेस्टर्स थ्रू एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर, अपने न्यूज़पेपर में एडवर्टीज करके। नंबर नेक्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब गारंटी के मुताबिक कंपनी क्या होगी? अ कंपनी इन विच लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड, कहता है वो कंपनी जिसमें उसके मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है टू सच अमाउंट एज देयर मेंबर्स मे रिस्पेक्टिवली अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाइंड अप। कहता है कि ये कब उसकी मेंबर्स की जो गारंटी है वो लिमिटेड होती है जब वो मेंबर्स जो है वो अंडरटेक कर लें और कि वो इतनी कंट्रीब्यूशन करेंगे कंपनी के एसेट में, जब कंपनी जो है वो अपनी वाइंड अप की तरफ जा रही होगी तब उसमें जो मेंबर्स अपने कंट्रीब्यूशन करेंगे तो उसको हम कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। नंबर नेक्स्ट है अनलिमिटेड कंपनी, जिसको हम गैर महदूद जिम्मेदारी वाली कंपनी कहते हैं। अ कंपनी इन विच लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज़ अनलिमिटेड, ऐसी कंपनी जिसमें उसके मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी, हर मेंबर जो कंपनी का होगा इज़ पर्सनली लायबल, वो ज़ाती तौर पर इस बात का जिम्मेदार होगा टू फुल एक्सटेंट ऑफ हिज पर्सनल एसेट, कि वो अपने जितने भी पर्सनल है उसको भी लेके आए एसेट्स फॉर द फुल डेब्ट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के कर्ज़ों को अदा करने के लिए। नंबर नेक्स्ट है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, ऐसी एसोसिएशन जो कि जिनका पर्पज़ प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता बल्कि वेलफेयर करना होता है। तो इट इंजॉयज ऑल द प्रिविलेजेस ऑफ अ लिमिटेड कंपनी, ये लिमिटेड कंपनी की तरह के तमाम प्रिविलेजेस या तमाम सहूलियात जो वो इंजॉय करती हैं विदाउट यूजिंग द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, बगैर लफ्ज़ इस्तेमाल किए प्राइवेट और लिमिटेड। इट इज़ मेनली फॉर्म्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, ये किस मकसद के लिए फॉर्म की जाती हैं? कोई अपनी कॉमर्स को तरक्की देने के लिए, या आप अपने कोई आर्ट या अपने कोई रिलीजियन को या अपने चैरिटी वगैरह के पर्पज़ के लिए आप ये बनाते हैं। तो नंबर सबसे पहले फर्स्ट पे है, मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके लिखा है।
3 बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी में। जब भी कोई आप कंपनी रजिस्टर्ड कराते हैं कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक, तो उसमें आपको 3 तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके लिए बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो रिक्वायर होते हैं। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो वो रिक्वायर होते हैं, वो आपके 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पहला होता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की शॉर्ट फॉर्म होती है MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नंबर 2 पे होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और नंबर 3 पे होता है प्रॉस्पेक्टस। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, जिसको आप उर्दू जुबान में ये पढ़ते हैं कंपनी के कवानीन, ठीक है, या कंपनी का आइन भी इसको कह सकते हैं। तो कंपनी का आइन या कंपनी के कवानीन में क्या लिखा होता है कि ऐसा ये लिखा होता है जिसमें कंपनी की एक लिमिटेशंस बता दी गई होती हैं, या जिसमें कंपनी की जुरिस्डिक्शन बता दी गई होती है कि कंपनी यहाँ तक या बाउंड्रीज बता गई होती है कि कंपनी इस बाउंड्री के अंदर रहते हुए काम करेगी। मसलन कि आपने ये बताना होता है उसमें कि कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, कंपनी के नाम से आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो किन किन लोगों के साथ, किस किस शख्स के साथ या किस किस कंट्री के साथ करेंगे, तो वो आपकी इसमें जो रिस्ट्रिक्शन बता दी जाती हैं। उसके बाद कंपनी का कैपिटल इसमें बताया जाता है, कंपनी के इसको सिंपल ये कह लेंगे कंपनी की जिसमें एक्सटर्नल रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाते हैं, यानी कंपनी के बाहर के जो कायदे ज़वाबित बताए जाते हैं वो कहाँ पे बताया जाता है, कंपनी के आइन में, यानी जिसको हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। देखते हैं कि जिसमें क्या लिखा हुआ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। कहता है इट इज़ अ बेसिक डॉक्यूमेंट, और ये बेसिक डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का। इट कंटेन्स द फंडामेंटल कंडीशंस, और इसके ऊपर कोई फंडामेंटल कंडीशंस मुश्तमिल होती है, यानी बुनियादी जो आपकी शराइत होती हैं वो होती हैं विच अलाउन अ कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, जिसकी वजह से कंपनी जो इनकॉर्पोरेट करती है। इट सेट्स आउट द लिमिट्स आउटसाइड विच द एक्शन ऑफ द कंपनी कैन नॉट गो। कहता है ये कंपनी की जो लिमिट है वो सेट करती है कि जिसके बाद कंपनी का कोई एक्शन या कंपनी का कोई काम है उसके बाहर नहीं कंपनी कर सकती, उसको हम कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। नंबर नेक्स्ट है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम कंपनी के कायदे ज़वाबित कह सकते हैं। यानी इसमें ये होता है कि ये थोड़ा सा उसके ऑपोजिट ही कह लें, क्या होगा कि मेमोरेंडम में क्या था, कंपनी की आउटसाइड लिमिट्स बताई जाती हैं, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या था, कंपनी की इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन बताया, यानी इनसाइड जो कंपनी के अंदर रहते हुए आपने कायदे ज़वाबित को फॉलो करना था उसको बताया जाता है। तो इसमें देखते हैं इट इज़ अ सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये आपके अगर आप देखें सेकंड ईयर में तो MCQs आते हैं, तो उसमें भी आपका एक MCQs इस तरह का बन सकता है कि कंपनी के 3 डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा और थर्ड कौन सा है, ठीक है। तो उसमें सेकंड जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, इट इज़ द सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। इट कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। जो कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट होती है, यानी जिसको अंदरूनी इंतजामिया कहते हैं, उसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन जहाँ पे बनाए जाते हैं उसको कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो डिफाइन करता है। नंबर नेक्स्ट है प्रॉस्पेक्टस, जिसको हम कंपनी का पेशनामा भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इट इज़ अ वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंपनी फॉर रेजिंग ऑफ द कैपिटल। कंपनी जब पब्लिक कंपनी जो होती है वो उसने अपना कैपिटल जो रेज करना होता है तो उसके लिए वो एक डॉक्यूमेंट इशू करती है, वो वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉस्पेक्टस कहा जाता है। नंबर नेक्स्ट आगे शेयर्स हैं। शेयर्स क्या होते हैं कि जिसको हम कंपनी के हसस कहते हैं। ये आपने लास्ट थोड़ा सा इसमें पीछे डिफाइन किया था, जो कंपनी का टोटल जो कैपिटल होता है, कंपनी उन कैपिटल को अपने उस कैपिटल को जो यूनिट्स में डिवाइड कर देती है, हर यूनिट उसका जो है कंपनी का वो शेयर कहलाता है। देखें जी, द टोटल अमाउंट ऑफ अ कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट। तो कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है उसको स्मॉलर यूनिट्स में, यानी छोटे छोटे हिस्सों में या छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और हर यूनिट को या हर हिस्से को हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। दीज यूनिट्स आर कॉल्ड शेयर्स। अब कंपनी के शेयर्स कौन कौन से होते हैं देखते हैं। इसमें शेयर कैपिटल है सबसे पहले, द टोटल कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स। अब जो कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है उसको लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स में जब हम डिवाइड कर देंगे तो कंपनी का शेयर कैपिटल, सपोज कि कंपनी का कैपिटल है 20 लाख, कंपनी उस कैपिटल को 2 लाख शेयर्स में डिवाइड कर देते थे, वो आपका शेयर कैपिटल कहलाएगा। द सम और टोटल ऑफ पार वैल्यू। पार वैल्यू कहते हैं जो कंपनी के जो किसी शेयर की असल कीमत होती है, जिसको हम फेस वैल्यू भी कह सकते हैं। तो उस वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। नंबर नेक्स्ट है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, जिसको हम कहते हैं मंजूर शुदा सरमाया। कि मंजूर शुदा सरमाया कहता है जब आप कोई कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं तो जो कंपनी का रजिस्ट्रार होता है वो आपको जितने कैपिटल से आप कंपनी स्टार्ट करने का उसको ऑथराइजेशन करता है, उसको हम ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। द अमाउंट ऑफ कैपिटल विद विच द कंपनी
कंपनी इज़ रजिस्टर्ड, कहता है कंपनी की कैपिटल की वो अमाउंट जिससे कंपनी को रजिस्टर्ड हो जाती है, इट इज़ आल्सो नोन एज नॉमिनल कैपिटल, इसको नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है और रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहा जाता है। नंबर नेक्स्ट आपका इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल क्या होता है, जब आप कंपनी ऑथराइज कर लेते हैं, यानी ऑथराइज कैपिटल आपका रजिस्ट्रार ऑथराइज कर लेता है, तो फिर आप अपना कैपिटल जो वो शेयर जो इशू कर देते हैं, तो वो क्या होता है शेयर ऑफर्ड। अब जो शेयर जो है जो जनरल पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं, यानी जैसे आपने लास्ट टाइम पढ़ा था कि इनविटेशन दी जाती है थ्रू एडवर्टीजमेंट, ठीक है, तो फॉर कंट्रीब्यूशन जो हम जनरल पब्लिक को ऑफर करते हैं कि वो हमारी कंपनी में आकर कोई अपनी कंट्रीब्यूशन करें, और नॉन एज शेयर इशूड, तो हम उसको कहते हैं शेयर। जब वो कंट्रीब्यूशन करते हैं तो हम उनको जो शेयर देते हैं वो हमारे शेयर इशूड होते हैं। द टोटल पार वैल्यू ऑफ सच शेयर इज कॉल्ड इशूड कैपिटल, तो उसकी जो पार वैल्यू हमें मिलेगी वो हमारी इशूड कैपिटल होगी। नंबर नेक्स्ट है आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, जो आपने टोटल नंबर ऑफ शेयर इशू किए उसमें से इशूड बाय अ कंपनी दैट नंबर ऑफ शेयर्स विच इज टेकन, उसमें से जो नंबर ऑफ शेयर जितने शेयर्स आपके पब्लिक जो टेक कर ले उसको हम सब्सक्राइब कैपिटल। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपको उसकी एक एग्जांपल बताता हूँ। कंपनी ने 5 लाख शेयर इशू किए, ठीक है, उसमें से 2 लाख जो शेयर थे वो पब्लिक ने टेक कर लिए, जनरल पब्लिक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो 2 लाख होगा ये आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट कॉल्ड अप कैपिटल। द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज कॉल्ड अप बाय द कंपनी फ्रॉम अ पब्लिक इज कॉल्ड अप कैपिटल। तो जो शेयर सब्सक्राइब्ड हुए, अब इनकी आपस में चेन बन रही है, जो शेयर सब्सक्राइब्ड हुए उसका टोटल जो पार्ट है या पोर्शन है वो पब्लिक ने जो सब्सक्राइब किया था उसका पार्ट जो होगा वो कंपनी कार्ड करेगी कि हमें इतने अब शेयर कैपिटल रिक्वायर है या हम इतने शेयर इशू कर रहे हैं, तो वो आपका पेड कार्ड अप कैपिटल हो जाएगा। इसी तरह आ जाता है पेड अप कैपिटल, द टोटल अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी आउट ऑफ टोटल कार्ड अप कैपिटल। अब जो टोटल कार्ड अप कैपिटल हुए होंगे, यानी जो टोटल कंपनी ने पब्लिक ने टेक किए सब्सक्राइब किए, उसके बाद उसमें से कुछ पोर्शन जो कार्ड अप हो गया, कंपनी ने कॉल किया कि हमें इतने कैपिटल चाहिए, हम इतने शेयर इशू कर रहे हैं, उसकी जो टोटल अमाउंट आपको मिलेगी वो टोटल शेयर मिलेंगे, आप उसको पेड अप कैपिटल कहते हैं। आगे है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कहते हैं किसी महफूज, ठीक है, महफूज सरमाया जिसको हम कह सकते हैं। इट इज़ द पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल विच द कंपनी थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन रिजर्व टू कॉल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। कहता है ये एक कॉल्ड अप सब्सक्राइब कैपिटल का कुछ पोर्शन होता है जो कंपनी एक स्पेशल रेजोल्यूशन जिसको हम खसूसी करारदाद कहते हैं उसके ज़रिए रख लेती है, अपने पास महफूज कर लेती है। किस पर्पज़ के लिए, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी ने वाइंड अप होना था तो उसके जो कंपनी की लाइबिलिटीज़ वगैरह पे करनी होती हैं, जो ऑब्लिगेशंस वगैरह होती हैं वो पे करनी होती हैं, तो उसके लिए जो आप अपने पास रिजर्व रख देते हैं वो आपका सब्सक्राइब कैपिटल के पोर्शन में रखा जाता है। नंबर नेक्स्ट है प्राइमरी एक्सपेंसेस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जिसको हम इब्तिदाई अखराजात कहते हैं। इब्तिदाई अखराजात क्या होते हैं कि जब आप कोई कंपनी रजिस्टर्ड करा रहे हैं तो जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं जिसको हम कंपनी के बानियान कहते हैं, वो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनी को स्टार्ट करने के जो ज़रूरी अखराजात करते हैं, जैसे अभी हमने ये पीछे पढ़ा बेसिक 3 डॉक्यूमेंट्स, ये कंपनी को स्टार्ट करने के लिए पहले आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं, तो इनके ऊपर जो खर्चा आता है वो आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में कंसीडर किया जाता है। तो देखते हैं दीज आर द एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। कहता है वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि इंकर्ड होते हैं यानी रोनमा होते हैं कंपनी की इब्तिदाई हालत में, जैसे लीगल फीस है, रिम्यूनरेशन ऑफ प्रोमोटर्स हैं, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग एंड प्रिपेयरिंग ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे आपके क्या है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या प्राइमरी एक्सपेंसेस होते हैं। नंबर नेक्स्ट है अंडर राइटर। अंडर राइटर कौन होता है? अंडर राइटर कहते हैं अ पर्सन हु टेक्स द रिस्क ऑफ शेयर्स ऑफर टू द पब्लिक टू अन अंडर राइटिंग कमीशन। कहता है वो शख्स होता है जो कि इस बात का रिस्क लेता है कि कंपनी जो पब्लिक को शेयर्स ऑफर कर रही है, अगर पब्लिक उस शेयर्स को नहीं खरीदती या नहीं टेक करती तो वो उन शेयर्स को कमीशन के अंडर राइटिंग कमीशन के बदले वो खरीद लेगा, तो उसको हम अंडर राइटर कहते हैं। इसके बाद आ जाता है अंडर राइटिंग कमीशन होती क्या है। और कहता है द कमीशन विच इज़ पेड टू द अंडर राइटर टू टेक द रिस्क ऑफ शेयर ऑफर टू द पब्लिक इज नॉन एज अंडर राइटिंग कमीशन। वो कमीशन होती है जब एक अंडर राइटर जो वो रिस्क लेता है कि इस शेयर के मैं खरीदूंगा, अगर पब्लिक नहीं खरीदी तो उसके बदले जो उसको हम कमीशन देते हैं या कंपनी कमीशन देती है उसको हम अंडर राइटिंग कमीशन कहा जाता है। नंबर नेक्स्ट है प्रोमोटर्स जिसको हम कंपनी के बानियान भी कहते हैं। प्रोमोटर्स पर्सनस हु डू नेसेसरी वर्क फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी आर नॉन एज प्रोमोटर। वो शख्स जो कि कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के
करी है कंपनी की तश्कील के लिए, जो काम कोई ज़रूरी काम करते हैं उसको हम प्रमोटर्स कहते हैं। नंबर नेक्स्ट है शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी हु हैव कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द कैपिटल ऑफ द कंपनी। कहता है वो पर्सन होते हैं, उनको ऑनर भी कहा जाता है, जो कि कंपनी के कैपिटल के लिए कंट्रीब्यूशन करता है, उसको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। ठीक है जी, ये आपकी डेफिनेशन, ये इस चैप्टर में आपके दो पोर्शन बनते हैं, एक शेयर्स वाला होता है और एक डिबेंचर्स वाला होता है। जो शेयर वाला पोर्शन है वो हमने आज क्लियर कर लिया। आज हम नेक्स्ट देखते हैं कि आगे कौन कौन सी हमारे पास डेफिनेशन रहेगी इससे रिलेटेड। तो इसमें सबसे पहले आगे हम डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स कौन होते हैं? जिस तरह आपकी कंपनी में दो तरह के लोग होते हैं जो मेन होते हैं, एक प्रमोटर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं। प्रमोटर्स को हमने कल डिस्कस किया था, आज डायरेक्टर्स की तरफ जाते हैं। डायरेक्टर्स कौन होता है? जिसको हम कंपनी की मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, यानी जो कंपनी को मैनेज कर रहे थे उसकी मैनेजमेंट में होता है। दोज शेयर होल्डर्स हु कंट्रोल द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड डायरेक्टर्स। कहता है वो शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि कंपनी के मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हैं, उसको हम डायरेक्टर्स कहते हैं। नंबर नेक्स्ट है आपकी कुछ वैल्यूज होती हैं शेयर्स की, कि शेयर किन किन वैल्यू के ऊपर इशू हो सकते हैं। कल हमने जैसे शेयर का पढ़ा था कि शेयर किन किन वैल्यू के ऊपर इशू होते हैं, यानी सबसे पहले है पार वैल्यू पर होता है, फिर बुक वैल्यू है, फिर उसके बाद मार्केट वैल्यू है। ठीक है जी, अब पार वैल्यू क्या होती है? जिसको हम कहते हैं असल कीमत जो होती है। पार वैल्यू कहता है द वैल्यू विच इज असाइंड टू अ यूनिट ऑफ शेयर इज कॉल्ड पार वैल्यू ऑफ शेयर्स। कहता है वो वैल्यू जो कि हम यूनिट ऑफ, यानी शेयर के जो एक यूनिट होता है उसको असाइन करते हैं कि इतने के यूनिट है, उसको हम क्या कहते हैं? पार वैल्यू। ठीक है, इट इज ऑल्सो नॉन एज नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू, इसको फेस वैल्यू भी कहा जाता है। नंबर नेक्स्ट है बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स। द वैल्यू ऑफ शेयर्स अकॉर्डिंग टू बुक ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड बुक वैल्यू। वो शेयर की वो वैल्यू जो कि उस कंपनी, जिस कंपनी के शेयर है उसकी बुक में वैल्यू या उसकी बुक के अकॉर्डिंग जो वैल्यू होगी उसको हम बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स कहेंगे। नंबर नेक्स्ट है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। द प्राइस एट विच बायर इज विलिंग टू परचेज एंड सेलर इज विलिंग टू सेल इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू। कहता है वो प्राइस होती है जिसमें हम, जो बायर होता है यानी चीज़ खरीदने वाला होता है, वो एग्री कर ले कि वो इतने की चीज़ खरीदेगा, और जो सेलर होता है वो एग्री कर ले कि इतने की चीज़ सेल करेगा। जहाँ पे दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वहाँ पे वो आपकी जो वैल्यू डिसाइड होती है उसको हम मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि वो शेयर की वैल्यू वो जहाँ जो कि आपकी मार्केट में जिस कीमत के ऊपर वो शेयर सेल हो जाए उसको हम मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कहते हैं। नंबर नेक्स्ट है इशूएंस ऑफ शेयर एट प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। प्रीमियम क्या होता है कि जो उसको हम आम वर्डिंग में प्रॉफिट में यानी नफ़े में भी कह सकते हैं। मसलन अगर किसी चीज़ की कीमत 10 रुपये है तो हम उसको 12 रुपये में या 15 रुपये में सेल करते हैं, तो हम प्रीमियम के ऊपर इशू कर रहे होते हैं। तो कहते हैं व्हेन शेयर हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹10 इज इशूड बाय कंपनी फॉर एन अमाउंट मोर देन ₹10 द शेयर इज सेड टू हैव बीन इशूड एट प्रीमियम। अगर कहता है कि शेयर की जो वैल्यू जो कंपनी ने डिसाइड की थी फेस वैल्यू वो 10 रुपये, लेकिन वो मार्केट में 10 रुपये से ज़्यादा वैल्यू पे शेयर सेल हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? शेयर इशूड एट प्रीमियम। इसी तरह आ जाता है शेयर इशूड एट डिस्काउंट। ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है कि अगर उस शेयर की फेस वैल्यू जो कंपनी ने डिसाइड किया 10 रुपये और लेकिन वो उससे लेस देन वैल्यू पे सेल हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? शेयर इशूड एट डिस्काउंट। इसी तरह आपकी सब्सक्रिप्शन आती हैं कि एक होती है आपकी ओवर सब्सक्रिप्शन होती है और एक होती है अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि आप ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम लेक्चर में पढ़ा था कि सब्सक्राइब जो कैपिटल होता है कि जो पब्लिक को हम ऑफर करते हैं, पब्लिक उसको सब्सक्राइब करती है, टेक करती है। तो सम टाइम ऐसे होता है कि जितने हमने शेयर ऑफर किए तो उससे ज़्यादा हमारे पास एप्लीकेशन आ जाती है, तो उसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जिसको हम कम सब्सक्रिप्शन कह सकते हैं कि वो जो इतने हमने शेयर की इशू किए होते हैं या जितनी हमने एप्लीकेशंस रिक्वायर होती हैं उससे कम एप्लीकेशन आ जाते हैं, तो उसको हम अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन की। इन ओवर सब्सक्रिप्शन अ कंपनी मे रिसीव एप्लीकेशन फॉर आर लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स देन ऑफर्ड बाय इट टू द पब्लिक। कि कहता है कि इसमें क्या होता है कि कंपनी जो है लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स की एप्लीकेशन जब रिसीव कर लेते हैं, जो कौन सी जो कंपनी ने शेयर जो ऑफर पब्लिक को किए तो उससे ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव कर लेती है, तो उसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। इसी तरह आ जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। इन अंडर सब्सक्रिप्शन अ कंपनी में नॉट रिसीव एप्लीकेशन फॉर ऑल द शेयर ऑफर बाय इट टू द पब्लिक। कि इसमें क्या होता है कि कंपनी ने जो शेयर पब्लिक को ऑफर किए होते हैं उसके मुताबिक या उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन जो आपके पास नहीं आती उसको हम अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। नंबर नेक्स्ट है डिबेंचर्स।
अब डिबेंचर जो मेन टॉपिक है, यानी कल हमने शेयर्स को डिस्कस किया था, ये डिबेंचर शेयर से थोड़ा सा डिफरेंट है। डिबेंचर्स क्या होते हैं? शेयर को हमने पढ़ा था कि कंपनी का जो कैपिटल होता है, कंपनी अपने कैपिटल को छोटे छोटे यूनिट में, स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर देती है, हर यूनिट को हम शेयर कहते हैं। अब डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर बेसिकली कंपनी अपने कैपिटल को रेज करने के लिए, या अपने कैपिटल को जब कंपनी को ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उसको इंक्रीज करने के लिए जो एक सर्टिफिकेट इशू करती है, और इस बात में कंपनी इस बात का वो इस चीज़ का एविडेंस होता है, ये सबूत होता है कि कंपनी मकरूज है लोगों की, कि कंपनी ने पैसे लिए हुए हैं और वापस करने हैं, उसको हम कहते हैं डिबेंचर्स। देखते हैं डेफिनेशन। अ डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग इंडेप्टनेस ऑफ द कंपनी। कहता है ये डिबेंचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इस बात का सबूत है कि कंपनी मकरूज है, ठीक है। इट इज़ इशू फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कहता है ये इशू किया जाता है लॉन्ग टर्म, लंबे अरसे के कर्जे के लिए इशू किया जाता है। अब आपके डिबेंचर मुख्तलिफ तरह टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आता है रिडीमेबल डिबेंचर। अब रिडीमेबल और इरिडीमेबल डिबेंचर्स कौन से होते हैं? रिडीमेबल कहते हैं जो काबिले वापसी होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं काबिले वापसी, और इरिडीमेबल होते हैं जो नाकाबिले वापसी होते हैं। अब रिडीमेबल डिबेंचर्स काबिले वापसी से क्या मुराद है कि ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जो कंपनी इशू कर देती है और पब्लिक के साथ एक टाइम पीरियड डिसाइड कर लेती है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो उसके ऊपर कंपनी जो है वो जब जैसे वो टाइम पीरियड ख़त्म होता है, कंपनी उनको, पब्लिक को उनके पैसे जो वापस कर देती है, और उसके बदले उससे जो डिबेंचर्स इशू किए थे वो डिबेंचर जो वो वापस ले लेती है, तो उसको हम रिडीमेबल डिबेंचर्स कहते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, दोज डिबेंचर विच आर रीपेबल एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड, कि वो डिबेंचर जो कि रीपेबल होते हैं, यानी दोबारा वापस किए जाते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद, ठीक है। इसी तरह आपके आ जाता है इरिडीमेबल डिबेंचर्स, जो नाकाबिले वापसी होते हैं। ऐसे डिबेंचर जो कि तब तक वापस नहीं होते जब तक कंपनी की एग्जिस्टेंस रहती है, यानी कंपनी का जब तक वजूद रहता है तब तक वो डिबेंचर्स वापस नहीं किए जा सकते। ये मोस्टली वापडा और रेलवे वगैरह इशू करते हैं। तो देखें, कहता है दोज डिबेंचर विच आर नेवर रीपेबल ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, दीज आर जनरली इशूड बाय रेलवे एंड सच अदर कंपनीज, ठीक है जी, कि वो डिबेंचर जो कि कंपनी की एग्जिस्टेंस के दौरान कभी भी वापस नहीं होते। उसके बाद है सिंपल डिबेंचर्स। सिंपल डिबेंचर्स क्या होते हैं? दोज डिबेंचर विच कैरी नो सिक्योरिटी नो एज टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। कहता है वो डिबेंचर्स होते हैं जो कि किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं देते कि वो उनके ऊपर कोई जो इंटरेस्ट है पे किया जाएगा और या उनके जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वापस की जाएगी। अब बेसिकली जो डिबेंचर्स होते हैं वो इशू किया जाता है इंटरेस्ट के ऊपर। कंपनी डिबेंचर इशू करती है, उसके ऊपर पब्लिक को इंटरेस्ट पे करती है, वो हाफ ईयरली होता है, मंथली होता है, क्वार्टरली होता है, वो कंपनी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करती है पहले, उसके मुताबिक पब्लिक को इंटरेस्ट मिलता रहता है और एट द एंड कंपनी अपना डिबेंचर वापस ले लेती है, उनकी जो प्रिंसिपल अमाउंट होते हैं वो वापस कर देती है। ये डिबेंचर बेसिकली होते हैं। इसी तरह देते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स कौन से होते हैं? वो दो डिबेंचर विच आर रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द होल्डर। कहता है वो डिबेंचर होते हैं जो कि रजिस्टर्ड हुए होते हैं होल्डर के नेम से, यानी जो डिबेंचर होल्डर होता है उसके नेम से, इन द बुक ऑफ द कंपनी, कंपनी के बुक में फलां शख्स ने डिबेंचर खरीदा, उसका नाम जो है कंपनी के रजिस्टर्ड में या कंपनी की बुक में लिख दिया जाएगा, उसको हम रजिस्टर्ड डिबेंचर्स कहते हैं। एंड ट्रांसफर ऑफ दिस मस्ट बी रजिस्टर्ड इन द बुक ऑफ द कंपनी। कहता है ये किसको ट्रांसफर कर देते हैं? जो कंपनी के रजिस्टर होते हैं, कंपनी की बुक में रजिस्टर होते हैं उनको। नंबर नेक्स्ट है बैरियर डिबेंचर्स। ये शायद मैं लिखना भूल गया हूँ। बैरियर्स डिबेंचर्स क्या होते हैं? दीज आर रीपेबल टू बैरियर। बैरियर का मतलब होता है जो हामिल होता है, ठीक है, जिसके पास वो सर्टिफिकेट या वो डिबेंचर होंगे उसको। कहता है दीज डिबेंचर्स आर रीपेबल टू बैरियर, दे आर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी। कहता है कि ये वो डिबेंचर्स होते हैं जो कि बैरियर होता है, जिसके पास वो डिबेंचर होंगे उसको ही उसकी डिलीवरी की जाएगी जिसके पास वो डिबेंचर्स होंगे। नंबर नेक्स्ट है मॉर्गेज डिबेंचर। मॉर्गेज डिबेंचर क्या होते हैं? दीज डिबेंचर्स विच आर सिक्योर्ड बाय अ फिक्स और फ्लोटिंग चार्जेस ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी। कहता है ये वो डिबेंचर्स होते हैं जो कि फिक्स कर लिए जाते हैं कंपनी के फिक्स या फ्लोटिंग चार्जेस के लिए, ठीक है, कि फिक्स चार्जेस कौन से होते हैं या फिक्स एसेट कौन से होते हैं? जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ये फिक्स है। फ्लोटिंग जो आपका जिनका कोई ना कोई बहाव या दायर भी चलता रहता है, यानी जो कंटिन्यू होते हैं। उसके बाद आता है कन्वर्टेबल। अब डिबेंचर्स दो तरह के भी होते हैं, कन्वर्टेबल होते हैं और नॉन कन्वर्टेबल होते हैं। कन्वर्टेबल कौन से होते हैं? जिनको कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। डिबेंचर विच कैन बी कन्वर्ट इनटू शेयर्स ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कौन से होते हैं? वो डिबेंचर्स होते हैं जिनको कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता।
डिबेंचर्स विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। आगे लास्ट टाइम डिबेंचर स्टॉक। डिबेंचर स्टॉक इज वन और more series of debentures consolidate each stockholder being entitled to such proportion of the whole amount। जैसे कहता है कि डिबेंचर स्टॉक क्या है, ये एक से ज़्यादा सीरीज़ होती हैं, ठीक है, नंबर ऑफ सीरीज़ जैसे 1 2 3 ये सीरीज़ होती हैं जो कि कंसोलिडेट हुई होती हैं, यानी कंसोलिडेट का मतलब यकजा कर दिया गया होता है। ईच स्टॉक होल्डर, हर स्टॉक होल्डर जो होता है, जो उसका स्टॉक होल्डर है, वो इस बात का एंटाइटल्ड होता है कि उसका उस अमाउंट का प्रोपोर्शन देकर वो उस डिबेंचर सीरीज़ को खरीद सकता है, ठीक है, उसको हम डिबेंचर स्टॉक कहते हैं, ठीक है जी। अब आपने इन डेफिनेशंस को लाजमी इनको देखना, क्योंकि ये आपकी डेफिनेशन जो आपकी प्रॉब्लम आगे करेंगे इस चैप्टर की, उसमें ये आपके सारे लिंक आउट करती हैं, तो इसलिए ये आप डेफिनेशन पढ़ाने का मकसद ही यही है। तो आप लिहाजा आप इसको लाजमी पढ़ें और इसकी प्रिपरेशन करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स की सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।